नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्तराखंड ज्ञान कुंभ पर। तो यहाँ पर जो आपके लिए उत्तराखंड वन दरोगा के लिए विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी, इसका ये आज का आपका अगला भाग है। इससे पहले इसके काफ़ी सारे भाग अपलोड हो चुके हैं, तो आप लोगों ने अगर उनको नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देख लें। और वीडियो के अंत में, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका जवाब आप सभी लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है। और आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बने बेल आइकन को दबा दें। इससे ये फ़ायदा होगा, जब कभी नई वीडियोज अपलोड की जाएंगी तो आपको इनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का आपका पहला प्रश्न। आज का आपका जो पहला प्रश्न है वो है, किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा किसी कक्षा में, किसी परमाणु की कक्षा में किस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसको जो है देखने के लिए जो आपका सूत्र होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर 2n², जहां पर n है आपका नंबर ऑफ सेल्स, यानी आपकी कक्षों की संख्या। अगर आपको देखना है कि पहले वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं तो आप करेंगे 2 × 1 का स्क्वायर, यानी आपके पहले कक्ष में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह आप अगर दूसरे के लिए निकालना है तो 2 × n की जगह पर अगर आप 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, तो दूसरी कक्षा में आएंगे आपके 8 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार अगर तीसरी कक्षा के लिए निकालेंगे तो आएगा आपका 2 × 3 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 18। इसी प्रकार अगर 4 वाली कक्षा के लिए निकालोगे तो 2 × 4 का स्क्वायर तो आपके आएंगे 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं कि आपकी किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इसको आप जरूर ध्यान में रखें। फिर आज का आपका अगला प्रश्न है वह है, न्यूलैंड के अष्टक नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व था। तो जो न्यूलैंड्स ने अपना अष्टक नियम दिया था उसमें जो अंतिम तत्व था वह था आपका ऑप्शन 2 थोरियम। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर नोट डाउन कर लें कि जो न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम था उसमें उनका जो अंतिम तत्व रखा था वो था आपका थोरियम। और ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। और आपको पता होना चाहिए जो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम के बारे में। तो आप देख सकते हैं 1866 में न्यूलैंड ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे, यहाँ पे आएगा, कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से शुरू किया तथा 56 में तत्व थोरियम पर समाप्त किया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो न्यूलैंड्स का जो तालिका थी, आवर्त तालिका, उसमें कुल कितने तत्व थे। तो वहां पर टोटल आपके 56 तत्व थे। और अब बात करते हैं न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में। तो आप देख सकते हैं उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान हैं। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की, इसलिए ऐसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि उन्होंने क्या किया कि तत्वों को उनके जो है परमाणु द्रव्यमान से शुरू करते हुए आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। और उन्होंने देखा कि जो पहले तत्व के गुणधर्म है वो 8वें तत्व पर रिपीट हो रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जैसे संगीत के जो 8 स्वर होते हैं इसी प्रकार से आपके तत्वों के गुणधर्म भी मिल रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने इसे अष्टक नियम कहा। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। और इसका सही जवाब है जो राइबोसोम्स। तो जो राइबोसोम्स होते हैं इन्हीं को कोशिका की को प्रोटीन फैक्ट्री आपका कहा जाता है। और आप देख सकते हैं जो राइबोसोम्स होते हैं ये कोशिका द्रव में उपस्थित होते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी के साथ आपको ध्यान में रखना है ये अंतःद्रव्यी जालिका के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इसके अलावा राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो अंतःद्रव्यी जालिका, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ आपको ध्यान में रखना है कि जो राइबोसोम होते हैं इनका प्रमुख काम होता है
अमीनो अम्ल से प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। तो ये क्या करते हैं आपके कि जो अमीनो अम्ल होते हैं उनसे प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। फिर आज का आपका अगला प्रश्न है, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? तो जो आपकी एल्कलाई मेटल होती है इनको जो है जो आवर्त सारणी है आधुनिक आवर्त सारणी वहाँ पहले समूह यानी फर्स्ट ग्रुप में आपका रखा गया है। तो आपको जो है आपको सबसे पहले जो आधुनिक आवर्त नियम है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आपका जो आधुनिक आवर्त नियम है वह कहता है तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि यह किसने दिया, तो आधुनिक आवर्त नियम दिया आपका जो मौजले नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने आधुनिक आवर्त नियम को प्रतिपादित किया। इसी के साथ आपको जो आवर्त सारणी है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको आप जरूर नोट डाउन करें। तो सबसे पहला है, अगर आप आवर्त सारणी में बाईं ओर लेफ्ट साइड से अगर राइट साइड की ओर जाते हैं तो जो आपकी एटम की जो रेडियस होती है वो घटती जाती है। दूसरा है आपका समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। तो जो आपके ग्रुप्स होते हैं अगर आप ऊपर से नीचे की ओर जाओगे तो आपको मिलेगा कि आपका जो परमाणु है उसका जो आकार है वो बढ़ता जाता है। फिर आपको ध्यान में रखना है आधुनिक आवर्त सारणी में डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इनको संक्रमण तत्वों के नाम से भी आपका जाना जाता है। इसी के साथ आपको ध्यान में रखना है एक समूह के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। यानी आपके एक ग्रुप में जितने भी तत्व होते हैं उनमें जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हर एक तत्व में संयोजकता इलेक्ट्रॉन समान मात्रा में पाए जाते हैं। इसी के साथ आपको ध्यान में रखना है आवर्त सारणी में धातुओं को बाईं ओर व अधातुओं को दाईं ओर रखा गया है। तो ये आवर्त सारणी की कुछ प्रमुख विशेषता है जो आपको ध्यान में रखना है और यहाँ से आपके प्रश्न भी बनते हैं। तो आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। सबसे ज़रूरी बात कि आप लोग सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि जो है हमको भी एक मोटिवेशन मिले कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है? तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी मधुमक्खी काटती है तो आप जो है वहां पर बेकिंग सोडा जो होता है इसका उपयोग करते हैं। जो बेकिंग सोडा होता है इसका यूज आपका मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इसका यूज राहत देने के लिए आपका किया जाता है। और यहाँ से जो आपको महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है वो यह है, पहली चीज मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और जो आपकी रेड आंट्स होती है वहाँ भी उनकी डंक में भी आपका फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि फॉर्मिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला तो ये होता है CH2O2। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लें। फॉर्मिक एसिड आपका मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है और इसका फॉर्मूला CH2O2। इसी के साथ आपको जो यहाँ पर दिए थे पहला वॉशिंग सोडा, तो जो वॉशिंग सोडा होता है इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3। ये प्रश्न भी आपका काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है तो आप ध्यान रखें। फिर अगला है आपका जो यहाँ पर दिया था एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। फिर अगला है जो आपका बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। तो इन चीज़ों को आप जरूर ध्यान में रखें। फिर आज का आपका अगला प्रश्न है वो है वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं कहलाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है वो कहलाते हैं हाइड्रोसिस या अनॉक्सी अम्ल। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है कि वो अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं उनको कहा जाता है हाइड्रोसिट्स या अनऑक्सी अम्ल।
फिर आज का आपका अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? विच पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेट ब्रीथिंग? तो आपको ध्यान रखना है कि जो सांस लेने में जो नियंत्रित करता है, उसको कंट्रोल करता है, वो करता है आपका मैंडुला। तो जो मैंडुला पार्ट्स होता है मस्तिष्क का, वो आपका सांस लेने की क्रिया को आपको नियंत्रित करने का काम करता है। और मस्तिष्क के रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान में रखनी है वो है, सबसे पहले जो मानव मस्तिष्क होता है इसके 3 भाग होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव मस्तिष्क के मुख्यतः कितने पार्ट्स होते हैं, तो ये आपके 3 भाग होते हैं। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, जिसको कहा जाता है फोरब्रेन। फिर होता है मध्य मस्तिष्क, फिर होता है पश्च मस्तिष्क। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर जो आपका अग्र मस्तिष्क होता है फोरब्रेन, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जिसका नाम है सेरिब्रम, दूसरा है थैलेमस, फिर है हाइपोथैलेमस। तो आपको बात याद रखनी है कि सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। तो जो आपका सेरिब्रम होता है वो बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस के लिए काम करता है। इसी तरह से जो थैलमस होता है वो आपका जो टेम्परेचर को सेंस करने का काम, जो प्रेशर होता है, टच होता है, इन सब चीज़ सेंसिंग ऑर्गन के रूप में सेंसिंग के जो सेंस करने का काम होता है, ये आपका वहाँ थैलेमस से किया जाता है। और जो आपका हाइपोथैलेमस होता है ये ताप नियंत्रण का काम करता है। जो भूख व प्यास का जो कंट्रोल होता है, ये सारी चीज़ें आपके हाइपोथैलेमस से होता है। फिर होता है आपका जो मिड ब्रेन। तो जो मिड ब्रेन होता है ये आपका जो है थैलेमस व हाइपोथैलेमस के बीच में जो पाया जाता है, ये मिड ब्रेन आपका पाया जाता है। और इसका जो काम होता है जो मिड ब्रेन का, ये होता है आपका मध्य मस्तिष्क का काम, प्रेरक संकेतों को शरीर के अन्य भागों में पहुंचाने का काम आपका जो मध्य मस्तिष्क है वह करता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर आज का आपका अगला प्रश्न है वो है, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि डीएनए का एक छोटा सा भाग जो प्रोटीन की जानकारी देता है उसको कहा जाता है आपका जीन। उसको जीन नाम से जाना जाता है। और जीन के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान में रखनी है वह है, जो जीन होता है गुणसूत्रों में डीएनए की बनी सूक्ष्म संरचना, जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम करती है, उसे जीन कहते हैं। जीन में आनुवांशिक गुणों की जानकारी होती है। तो जितने भी जीन्स होते हैं उनमें आपकी जो आनुवांशिक जो सूचनाएं होती है वो सारी उनमें ही स्थित होती है। फिर आपका अगला प्रश्न है वो है, कैल्शियम फॉस्फेट का जो आपका आणविक सूत्र है वह बताना था। तो वो है आपका CA3PO4 का होल ट्वाइस। ये आपका कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र है। फिर अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरूवेट में विघटन कहाँ होता है? तो आपको ध्यान रखना है जो कोशिका द्रव है साइटोप्लाज्म, यहाँ पर आपका ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरूवेट में आपका विघटन होता है। और आपको जो कोशिका द्रव है उसके बारे में जो बातें पता होनी चाहिए वो है, पहली चीज, कोशिका में उपस्थित द्रव जिसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं उसको कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, कोशिका द्रव व केंद्रक को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। यानी जो जीव द्रव्य होता है वो आपका कोशिका द्रव व केंद्रक को मिलाकर बना होता है। फिर आज का आपका अगला प्रश्न है वो है, Ag+ और Cl नेगेटिव के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक क्या है? तो ये होगा आपका सिल्वर क्लोराइड जो होता है AgCl, ये इसका जो है फॉर्मूला है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को मिलाते हैं तो आपका बनता है सिल्वर क्लोराइड AgCl। फिर अगला प्रश्न है वो है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन थे? तो ये थे आपके साइनोबैक्टीरिया। तो ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले पहले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रकाश संश्लेषक जीव थे, जिनका नाम है साइनोबैक्टीरिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके सारे जितने भी आज तक जो पेपर हुए हैं, जैसे एसएससी का, रेलवे का, और जो और भी जो पेपर हुए हैं, जो आपके जो है साइंस के जो टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिए हैं वहाँ से जो प्रश्न पूछे गए हैं, ये सारे उन वहाँ से जो है पेपर से लिए गए हैं। तो आप जो हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर अगला प्रश्न है, 9800 जूल ऊर्जा 80 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए खर्च की गई थी। द्रव्यमान की ऊंचाई तथा उठाया गया भार था। तो इसका जो आंसर है वो आएगा 12
मीटर आपकी जो ऊंचाई थी। तो इसको जो है कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो है W इक्वल टू mgh। ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर W दिया है आपको 9800 जूल ऊर्जा, तो ये W दिया है। फिर M दिया है आपको, मास दिया है 80 kg। G की वैल्यू आप 9.8 मीटर रखोगे तो यहाँ से आप डायरेक्ट H की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये न्यूमेरिकल इसलिए रखा है यहाँ पर कि आपको पता चल जाए कि इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपको किस प्रकार सॉल्व करना है। तो आप इस फॉर्मूले को लर्न कर लें, W इक्वल टू mgh। तो सारी चीज़ें आपको बता दी। तो इसमें जब आप पुट करोगे तो आपका जो h की वैल्यू है यहाँ से हाइट, वो आ जाएगी 12.5 मीटर। फिर अगला प्रश्न है, वो है न्यूलैंड की तालिका में डॉट डॉट को हैलोजन के साथ रखा गया है। तो जो आपका न्यूलैंड की अष्टक तालिका है वहाँ पर कोबाल्ट और जो निकिल हैं इनको जो है हैलोजन के साथ आपका न्यूलैंड्स ने रखा था। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आघात वर्धनीय नहीं है। तो जो आपका ग्रेफाइट है ये आपका आघात वर्धनीय नहीं है। बाकी एल्युमिनियम, कॉपर और जो सिल्वर है ये आघात वर्धनीय हैं। बाकी जो ग्रेफाइट है ये टूट, जो आप इस पर आघात वर्धनीय का मतलब होता है, इनको आप पीट पीट कर पतली चादर अगर बन जाए तो इसको कहा जाता है आघात वर्धनीय। परंतु जो ग्रेफाइट होता है इसको पीटने पर ये भंगुर हो जाता है, तो इसीलिए यह आपका आघात वर्धनीय नहीं है। तो जितने भी धातुएं होती है वो सारी की सारी आपकी आघात वर्धनीय की श्रेणी में आती है। फिर अगला प्रश्न है आज का, कोशिका विभाजन से संबंधित है। जो आपका साइटोकाइनिन है ये आपका कोशिका विभाजन से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न है, धावन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो आपका आंसर होगा 62.9। तो आपको ध्यान रखना है कि जो धावन सोडा होगा उसमें क्रिस्टलीकरण पानी की जो प्रतिशत मात्रा होती है 62.9% पानी होता है। फिर अगला प्रश्न है, डॉट डॉट ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। तो आपका जो मांसपेशी ऊतक होता है, मसल्स वाला टिश्यू, वो ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। तो आपको ध्यान में रखना है जो मांसपेशी मसल्स टिश्यू होते हैं वो आपके रक्त वाहिका के जो व्यास होता है उसको बदल देते हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। तो जो आपका मास होता है, द्रव्यमान, ये आपका स्थान को बदलने पर बदलता नहीं है, इसका मान हमेशा कांस्टेंट रहता है। फिर अगला प्रश्न है, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से उसमें क्या मिलाया जाता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि लोहे को कठोर बनाने के लिए उसमें कुछ मात्रा में आपका कार्बन जो है मिलाया जाता है। तो इसको मिलाने से क्या होता है कि जो आपका लोहा होता है वो काफ़ी हार्ड और स्ट्रांग बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कार्बन मिलाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। तो आपको पहले भी बता दिया गया है, Na2CO3। ये आपका सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है और ये काफ़ी बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर अगला प्रश्न है, सबसे नमनीय तन्यशील धातु है। तो आपकी जो सोना यानी Au गोल्ड आपकी सबसे नमनीय तन्यशील धातु है। तन्यशील धातु का मतलब होता है कि जिसको जो है पतले पतले तारों में ढाला जा सकता है। तो जो आपका सोना होता है ये सबसे अधिक तन्यशील धातु का उदाहरण है। फिर आपका अगला प्रश्न है, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है। तो जो बायोगैस होती है उसमें जो मीथेन होती है वो 75% आपकी जो है बायोगैस में मीथेन होती है। फिर अगला प्रश्न है आज का, वो है, वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किए जाने वाला कार्य भिन्न भिन्न होता है, उनको कहा जाता है। तो वे सारे अंग कहलाते हैं आपके समरूप अंग यानी होमोजीनियस ऑर्गन। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य अलग अलग होता है, तो इस प्रकार के अंगों को समरूप अंग कहा जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा बहुपरमाणुक है। तो आपको याद रखना है कि जो सल्फर होता है ये एक प्रकार का आपका बहुपरमाणुक तत्व का आपका उदाहरण है। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया। तो आपको ध्यान रखना है जोसेफ प्राउस्ट हैं, इन्होंने स्थिर अनुपात का आपका नियम जो है प्रतिपादित किया था, जोसेफ प्राउस्ट। फिर अगला प्रश्न है, एक खींचे हुए धनुष
से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? तो आपको ध्यान रखना है कि खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय जो धनुष की स्थितिज ऊर्जा होती है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। फिर अगला प्रश्न है, जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस स्थिति की व्याख्या करता है? तो जो आपका न्यूटन का गति का पहला नियम है, इसके कारण जब गति करती हुई बस जो है अचानक जो है गतिशील होने लग जाती है स्थिर बस, तो आपके जो यात्री होते हैं वो आपके आगे की ओर गिरने लगते हैं और इसी को पहले नियम को आपका जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। फिर आज का आपका अगला प्रश्न है जिसका जवाब आप सभी लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप सभी लोग जो है इसका जवाब कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यह प्रश्न आप लोगों के लिए स्पेशली रखा जाता है, तो आप सभी लोग इसका जवाब जरूर दें। तो आज का प्रश्न है आपका, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा प्लस विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा प्लस ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा प्लस रासायनिक ऊर्जा। तो आप सभी लोग कमेंट कर कर जरूर बताएं कि आपकी मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू किसके बराबर होती है। तो आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट कर कर जरूर दें। और आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को आप जल्दी से लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में ऐसे वीडियोज मिलते रहें। धन्यवाद।